हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एट आरके एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 5 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर तक रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसको बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी मुख्य बातें उसमें कही गई थी वो सारी डिस्कस कर ली हमने, और इसके साथ ही परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, उनके आधार पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या वगैरह निकालने की, वो सारी बातें अपन क्लियर कर चुके हैं। अब आज जो हमारी बात है वो यहां से शुरू होती है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ऐसी कौन सी कमियां रह गई जिनकी वजह से इससे बेहतर एटॉमिक मॉडल की आवश्यकता महसूस की गई। यहां से बात हम स्टार्ट करेंगे, उससे फिर आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से आगे एटॉमिक मॉडल का विकास हुआ। रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां हैं उनको डिस्कस करने के बाद हम बढ़ेंगे नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात हम। और सबसे पहले बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के दोष। तो आपकी कॉपी में ये हेडिंग आ जाएगा, रदरफोर्ड मॉडल के दोष, डीमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल की कमियों के लिए सीधे बच्चों अपन यहां आते हैं, यहां पर नंबर 1, पहली डीमेरिट, पहली कमी, मैक्सवेल का जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, जिसको आगे चलकर इसी चैप्टर में और डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी त्वरित आवेश होता है। जैसे रदरफोर्ड ने कह दिया कि भाई नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और किसी भी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो हर पल उसकी गति की दिशा चेंज होती है। और फिजिक्स में आपने अच्छे से पढ़ा है कि गति की, वेग की दिशा चेंज होती है तो वो त्वरित गति होती है। और आवेश, इलेक्ट्रॉन आवेश है और उसकी गति कैसी है? त्वरित। तो कोई भी त्वरित आवेश जब भी गति करता है, त्वरित आवेश होता है, तो उससे विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है। त्वरित आवेश सदैव विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। किसके अनुसार? मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार। अब इसको आधार बनाकर इस बात को यदि हम समझें तो क्या होगा बच्चों कि कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से विकिरण उत्सर्जित होगा, क्योंकि वो आवेश है और उसकी गति है वो त्वरित है। तो त्वरित आवेश गति करेगा तो विकिरण उत्सर्जित होगी, और विकिरण उत्सर्जित होगी तो इस विकिरण के लिए ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गति से प्राप्त होगी। यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो, उसकी एनर्जी है वो विकिरण के रूप में निकल रही है। तो इसका परिणाम क्या होगा कि उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी और वो सर्पिल पथ से नाभिक में पहुंच जाएगा, और बहुत कम समय में 10 की पावर -8 सेकंड लगेंगे उसको। 10 की पावर -8 सेकंड में तो वो सर्पिल मूवमेंट करता हुआ नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसको रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। तो ये पहली डीमेरिट रही, रदरफोर्ड्स मॉडल की पहली कमी रही। दोबारा से समझें, अच्छे से समझें इस पॉइंट को। यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मैक्सवेल ने कहा कि जब भी कोई त्वरित आवेश गति करता है, त्वरित आवेश से सदैव विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होते हैं। अब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन और उसकी गति है वो त्वरित है, तो इससे भी विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलेंगे, और विकिरण निकलेंगे तो उसकी खुद की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी। ऊर्जा में कमी आएगी तो इसकी कक्षा लगातार छोटी होती जाएगी। तो छोटी होते होते 10 की पावर -8 सेकंड, इतने छोटे समय में वो तुरंत नाभिक के नजदीक आकर नाभिक में गिर जाएगा। तो अगर ये मैक्सवेल के सिद्धांत को सही माने तो फिर परमाणु के स्थायित्व को हम कैसे समझा पाएंगे? इसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाने चाहिए, तो फिर परमाणु स्थायी कैसे रह पाता है?
तो इसको रदरफोर्ड इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाए। इसी बात को इस तरह से समझते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, तो यहां पर क्या बात कहने की कोशिश की गई है बच्चों, समझे आप कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को खोएगा तो उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी, छोटी होते होते अंततः वो नाभिक में गिर जाएगा, अंततः वो सर्पिल गति करता हुआ अंततः वो नाभिक में गिर जाएगा। मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरण के सिद्धांत को यदि माना जाए, उसके आधार पर इसको समझने का प्रयास करें तो रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाता। मैक्सवेल के अनुसार जब भी कोई त्वरित आवेश इस प्रकार से गति करता है तो वो लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा, तो खुद की ऊर्जा में कमी आएगी, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा छोटी होती चली जाएगी और वो अंततः उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं होता और परमाणु स्थायी कैसे रह पाता है, इसके बारे में रदरफोर्ड कुछ नहीं बता पाए, तो कमी हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दूसरी कमी, रदरफोर्ड मॉडल का दूसरा जो गंभीर दोष है, नंबर 2। पहला पॉइंट यह हो गया। दूसरा पॉइंट यह हुआ कि उसने परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया। यानी रदरफोर्ड ने केवल इतना कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था के बारे में, यहां पर जो शब्द काम में लिया गया ना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं लेकिन उनकी क्या व्यवस्था है। जैसे आज के समय में हम जानते हैं कि नाभिक के चारों जो बाहर जो कक्षाएं होती हैं, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो व्यवस्था है कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन उनकी व्यवस्था क्या है, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनका क्या विन्यास होता है, क्या उनकी संरचना होती है, उसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो ये बच्चों रदरफोर्ड्स मॉडल की एक दूसरी डीमेरिट है, दूसरी एक कमी है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। केवल इतनी एलिमेंट्री सी जानकारी दी कि भाई हाँ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब रदरफोर्ड मॉडल की ये जो कमियां रही, उन्हें दूर करते हुए एक बेहतर एटॉमिक मॉडल के विकास की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान गया। नए नए रिसर्च, नई नई बातें जुड़ती चली गई और इससे एक बेहतर एटॉमिक मॉडल आया नील्स बोर का, बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर के परमाणु मॉडल को हम पढ़ें उससे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि बोर्स मॉडल को विकसित करने में या वहां तक पहुंचने में जो 2 कंसेप्ट थे जिनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, नील्स बोर का जो मॉडल है वो उन पे डिपेंडेंट है, उन पे आधारित है। वो कौन से 2 कंसेप्ट हैं, उनके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। उनमें से पहला कंसेप्ट तो बच्चों अभी हम बात कर रहे थे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय विकिरण का सिद्धांत, और इसी से रिलेटेड है विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार, ड्यूल नेचर। यानी विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती हैं वो तरंग के रूप में भी व्यवहार करती हैं और कण के रूप में भी व्यवहार करती हैं। इसको बोलते हैं विकिरण की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो है परमाणुीय स्पेक्ट्रम के प्रायोगिक परिणाम। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उनके जो प्रायोगिक परिणाम आए, उनके जो रिजल्ट थे, इन दोनों ने, एक तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति और दूसरा परमाणुीय स्पेक्ट्रम के प्रायोगिक परिणाम, इन दोनों कंसेप्ट ने बोर मॉडल के विकास में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो नील्स बोर का हम एटॉमिक मॉडल पढ़ें उससे पहले इन दोनों कंसेप्ट को बच्चों अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस ओर बढ़ते हैं हम और अब बात करते हैं कि बोर के मॉडल की पृष्ठभूमि क्या है।
ये देखिए बच्चों, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, यानी वो कौन कौन सी बातें थी, वे कौन कौन से कंसेप्ट थे जिनके ऊपर बोर मॉडल बना, जिनके आधार पर हम बोर मॉडल तक पहुंचे। तो बोर के परमाणु मॉडल के विकास में दो बिंदुओं की अहम भूमिका रही। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, दो कंसेप्ट मेन थे। कौन कौन से थे वो बच्चों? नंबर एक, विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार, ड्यूल नेचर। और द्वैत व्यवहार का मतलब विकिरण तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाती हैं। विकिरण है वो तरंग के रूप में भी व्यवहार करती हैं और कण के रूप में भी व्यवहार करती हैं। इसको कहा जाता है द्वैत प्रकृति, दोहरी प्रकृति, दो तरह की प्रकृति, कण की तरह भी और तरंग की तरह। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा है परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम। तो फिलहाल केवल आपको ये दो कंसेप्ट का ध्यान करना है कि भाई हाँ, ये दो बातें हैं जिन्होंने बोर मॉडल के डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले किया। अब ये क्या है, इनको पूरा डिटेल से हम समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आ जाते हैं इसमें हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, जो पहला कंसेप्ट है, इसको डिटेल में देखते हैं अपन। सब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। भाई पहली बात तो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती क्या है, उसके बाद द्वैत प्रकृति की बात अभी अपन ने डिस्कस कर ली कि भाई विकिरण है वो तरंग के रूप में भी व्यवहार करती हैं और कण के रूप में भी व्यवहार करती हैं। इनकी दोनों नेचर को हम अलग अलग समझेंगे, तरंग प्रकृति वेव नेचर को भी और कण प्रकृति को भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। तो पहले बच्चों अपन आ जाते हैं यहां और ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ देख रहे हैं आप, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति। और यहां जो बात इंपॉर्टेंट है बच्चों और जो अपने को समझना है, जो उपयोगी बात है अपने लिए, वो क्या है उसको मैं डिस्कस करूंगा। यहां ले लेते हैं इसको, ये देखिए, ये है इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आपको नोट भी करनी है। कौन सी? कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है, यहां विद्युत आवेशित कण हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। जब विद्युत आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, और ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, हर पल उनकी गति की दिशा चेंज होती है और दिशा चेंज होती है, इसका मतलब गति कैसी है उनकी? त्वरित है। तो जब त्वरित किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा बच्चों? एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, अल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होते हैं। इन्हें ही विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है। तो बार बार ये शब्द आ रहा है अपने कि विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये बात यहां पर हमने डिस्कस की। क्या होती है विद्युत चुंबकीय विकिरण? कि जब भी कोई विद्युत आवेशित कण होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसको जब त्वरित किया जाता है, जब वो त्वरित गति करता है, तो उस आवेशित कण से एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। और ये जो क्षेत्र होते हैं विद्युत और चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होते हैं। ये दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होते हैं। और इन्हें ही बच्चों क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण कैसे उत्पन्न होते हैं? आवेशित कण की त्वरित गति से उत्पन्न होते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, विद्युत चुंबकीय विकिरण, दोनों इसके घटक, दोनों कंपोनेंट हैं। ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण त्वरित आवेशित कण से उत्पन्न हो रही हैं, इनकी क्या क्या खास बातें हैं
उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नंबर 1, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है उनकी विशेषताएं देखिए। ये दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों घटक बच्चों एक दूसरे के लंबवत हैं और दोनों तरंग संचरण की जो दिशा है उसके भी लंबवत है। तरंग संचरण की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र घटक और चुंबकीय क्षेत्र घटक, ये दोनों जो घटक हैं वो तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो दोनों घटक परस्पर भी लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, और जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो यह बात क्लियर है। पहली विशेषता कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं और ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहा है इसमें कि ध्वनि और जल तरंगों के विपरीत, ये जो तरंगे, जो यांत्रिक तरंगे मैं कहूंगा मैकेनिकल वेव्स, उनके विपरीत ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में भी गति कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात। दूसरी विशेषता, विद्युत चुंबकीय विकिरण को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये निर्वात में भी, वैक्यूम में भी, जहां कोई माध्यम नहीं होता है उसमें से भी संचरित हो सकती है। जैसे प्रकाश है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का ही उदाहरण है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो आता है, वायुमंडल तो एक निश्चित ऊंचाई तक है, उसके बाद ऊपर निर्वात है, उसमें से गुजरते हुए भी पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आता है। यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके दिमाग में। नंबर 1, विद्युत और चुंबकीय दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं और ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। नंबर 2 बात, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में से भी संचरित हो सकती है। अब बच्चों बढ़ जाते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। ये देखिए पॉइंट नंबर 3 देखिए आप। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहां से विकिरण में इसकी डिटेल में अपन जाना शुरू होते हैं। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट बात बच्चों बताई गई है, देखिए इसको। क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो कई प्रकार की होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के बहुत सारे प्रकार हैं और इन जो अलग अलग प्रकार की विकिरण हैं उनकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। जो अलग अलग प्रकार की जो विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, आगे चल के अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे पैराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य तरंगें अलग अलग होती हैं। इनमें अंतर किस बात का होता है, इस बात को समझना है। यहां अंतर किस बात का होता है, उनमें अलग अलग विकिरणों में अंतर होता है उनकी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, लैम्डा जिसका सिंबल होता है, और अंतर होता है उनकी आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी में, न्यू जिसका सिंबल है बच्चों। ये 2 अंतर होते हैं इन विकिरणों में, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इनमें होता है। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो अलग अलग टाइप की जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं वे एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाती हैं। जब सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय जो विकिरण हैं अलग अलग प्रकार की, वो सारी की सारी मिलकर किसका निर्माण करती हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करती हैं। इस स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग पार्ट होते हैं, या यूं कहें अलग अलग जो विकिरणें होती हैं, उनके लैम्डा और न्यू यानी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में अंतर होता है। अब स्पेक्ट्रम के जो अलग अलग पार्ट हैं
उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं अलग अलग विकिरणों के हिसाब से। जैसे कुछ एक उदाहरणों को यदि हम बच्चों डिस्कस करें, जैसे रेडियो आवर्ती, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसकी आवर्ती, इन विकिरण की आवर्ती बच्चों लगभग 10⁶ हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज आवर्ती की यूनिट है, इकाई है। और आपको पता ही है कि रेडियो जो तरंगें होती हैं, इनका उपयोग रेडियो प्रसारण में होता है। अलग अलग स्टेशन से अलग अलग फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांसमिट की जाती है। खैर आगे इनको अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव जो होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बच्चों 10⁻² हर्ट्ज है, इनका उपयोग रडार में किया जाता है। रडार में इसका उपयोग किया जाता है। और रडार का आपको पता ही है मुख्य रूप से जो उपयोग है वो सेना में होता है। सुरक्षा संबंधी मामलों में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों कुछ एक विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कुछ एक एग्जाम्पल अपन और देखते हैं। चलिए ये देखिए, आवर्त क्षेत्र, इंफ्रारेड या IR, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं अपन IR, इंफ्रारेड। ये जो क्षेत्र है इसकी बच्चों 10⁻13 हर्ट्ज के लगभग इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और इसका उपयोग गर्म करने में जो विकिरण काम में आती है वो होती है अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड। इसी प्रकार से पराबैंगनी, ये नाम खूब सुना है आपने कि ओजोन परत होती है, वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। तो वो अल्ट्रावायलेट या UV जिनको शॉर्ट में कहा जाता है, उसकी देखिए बच्चों 10⁻16 हर्ट्ज के लगभग फ्रीक्वेंसी होती है, जो सूर्य की विकिरण का एक पार्ट है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों 10⁻15 हर्ट्ज के एक थोड़े से यानी छोटे से क्षेत्र को साधारणतया दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और केवल यही वह क्षेत्र है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, इस स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग है। और इन विकिरणों को हमारी आंखें देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, और उस पार्ट का नाम है दृश्य क्षेत्र। और ये जो दृश्य विकिरण होती है, विजिबल, इन्हीं की वजह से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों कि 10⁻15 हर्ट्ज के आसपास का एक छोटा सा क्षेत्र है, और इसे दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट कहते हैं। और केवल यही वह क्षेत्र है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, और इसी वजह से हमें अपने चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। खैर स्पेक्ट्रम को और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मोटे तौर पर हमें ध्यान में रखनी है। ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, बहुत ज्यादा यूजफुल है। चलिए, तो इस पॉइंट से हमारे बात समझ में आ गई कि विभिन्न प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य और आवर्ती अलग अलग होती हैं, वो सारी विकिरण मिलकर बच्चों क्या बनाती हैं? स्पेक्ट्रम बनाती हैं। और इस स्पेक्ट्रम के अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग भागों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसके कुछ एक उदाहरण अभी हमने डिस्कस किए। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रक काम में लिए जाते हैं। शुरू से अपन बात करते आ रहे हैं, दो चीजें मुख्य रूप से डिस्कस कर रहे हैं, आवर्ती और तरंगदैर्घ्य। उनके बारे में अब देखते हैं कि क्या है ये। तो मात्रकों, अब क्योंकि अभी हमने कहा था कि अलग अलग विकिरणों की खास बातें क्या होती हैं, उनकी आवर्ती अलग होती है, उनकी तरंगदैर्घ्य अलग होती है। तो उनकी आवर्ती और तरंगदैर्घ्य को अलग दर्शाने के लिए उनकी यूनिट्स भी काम में लेनी होंगी हमें, तो उसको डिस्कस करते हैं बच्चों।
तो मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इसमें विकिरणों की जो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, देखिए आवर्ती फ्रीक्वेंसी न्यू जिसका सिंबल है न्यू, और तरंग दैर्घ्य लैम्डा जिसका सिंबल है, उनके द्वारा इनको दर्शाया जाता है। बच्चों आवर्ती का एसआई मात्रक, जो आज के समय में मात्रकों की मान्य पद्धति है एसआई पद्धति, उसमें हर्ट्ज के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया हर्ट्ज। ये देखिए HZ, इसको लिखने का तरीका HZ, हर्ट्ज। और हर्ट्ज की जगह बच्चों आप देखिए कोमा लगा के दूसरा दिया हुआ है, वो है पर सेकंड या सेकंड इनवर्स। एक ही बात है, आप आवर्ती का कोई भी मान है उसके आगे हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, उसकी जगह आप सेकंड इनवर्स यानी प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। एक ही मतलब है दोनों का। एक ही मतलब कैसे है, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे तो बात आपके समझ में आ जाएगी। क्यों है एक ही मतलब, देखिए आवर्ती होती क्या है उसको यहां पर बताया गया बच्चों। देखिए तरंगों की वह संख्या जो किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरती है, यानी किसी बिंदु से प्रति सेकंड कितनी विद्युत चुंबकीय विकिरण, कितनी तरंग गुजर रही हैं। देखिए यहां पर तरंगों की वह संख्या, कितनी वेव्स वहां से गुजर रही हैं, कितनी प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। यह आवर्ती की डेफिनेशन है बच्चों। अब दो चीजें आई इसमें, एक तो तरंगों की संख्या, संख्या की कोई यूनिट लेने की आवश्यकता होती नहीं, आपको पता ही है संख्या 2 4 5 6 10 ये संख्याएं होती हैं, और प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड कहा गया। इसलिए या तो आप हर्ट्ज काम में ले सकते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के संबंध में हर्ट्ज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसलिए उनके सम्मान में इस यूनिट को हर्ट्ज रखा गया है, और प्रति सेकंड इसकी डेफिनेशन से बात समझ में आपके आई गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 और आगे अपन कहें सेकंड इनवर्स, इसका मतलब वो जो विकिरण है जहां से गुजर रही है वहां के किसी भी बिंदु पर प्रति सेकंड 10 तरंगें गुजर रही है। ये मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी का। कितने फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझते हो, बार बार कितने रिपीटेशन हो रहे हैं, कितनी आवृत्ति हो रही है उसकी। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे वेवलेंथ की। वेवलेंथ, तो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है, तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ एक्चुअल में होती क्या है, मैं फटाफट आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि एलिमेंट्री आइडिया आपके पास रहे। वेव है मान लीजिए, तो लगातार इसके जो दो सुरंग हैं उनके बीच की जो दूरी है वो हो गई बच्चों वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। दो लगातार सुरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ कहलाती है। आगे डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपको यह समझना था कि तरंग दैर्घ्य वास्तव में एक दूरी है। यह चीज यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी थी वो है। तो तरंग दैर्घ्य वास्तव में क्या है, एक दूरी है। दूरी है इसका मतलब यह हो गया कि तरंग दैर्घ्य के मात्रक लंबाई के मात्रक होंगे, क्योंकि लंबाई तो है ये, दूरी है ये, तो इसके माप मीटर में होगी। लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में मीटर होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण में छोटे जो तरंग दैर्घ्य होती हैं उनके लिए छोटे मात्रक, मीटर तो बहुत बड़ा मात्रक है दूरी का, और स्पेक्ट्रम में या विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है उनकी तरंग दैर्घ्य तो बहुत छोटी होती है, इसलिए छोटे मात्रकों की हमें आवश्यकता रहती है। चलिए वो आगे अपन डिस्कस कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक बच्चों इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये है कि निर्वात में सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण, चाहे उनकी तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो, उनकी आवृत्ति कुछ भी हो, वो हमेशा एक समान गति, यानी निर्वात में वैक्यूम में विकिरण का चाहे फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी भी है, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी भी है, निर्वात में सभी विकिरण एक समान वेग से गति करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
निर्वात में सभी विकिरणें एक समान वेग से गति करती है। यह बात अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत उपयोगी भी बच्चों ये है। ये देखिए यहां पर अपन पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इस बात को। यहां आ जाइए, ये देखिए। और अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, अपन कह रहे थे कि निर्वात में कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण, चाहे उसकी आवृत्ति कितनी भी है, उसकी वेवलेंथ कितनी भी है, हमेशा वो एक नियत वेग से गति करती है। और वो जो नियत वेग है, जिस वेग से विद्युत चुंबकीय विकिरण निर्वात में गति करती है, वो वेग ये होता है बच्चों 3 गुणा 10 की पावर, ये देखिए उसकी वैल्यू देखिए आप कितनी लिखी हुई है यहां पर, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, ये बहुत काम आएगी अपने। 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और इसी को कहा जाता है प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश है वो, जैसे अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो निर्वात में से होते हुए आता है। तो इस स्पीड को, इस वेग को, जिसकी वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, इसे ही स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति कहा जाता है। और इसका सिंबल होता है बच्चों C। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का न्यू और लेमडा अपन पहले पढ़ ही चुके हैं। अब यहां पर तीनों के बीच में जो संबंध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। तो संबंध कौन सा है बच्चों, देखिए, ये देखिए C बराबर, यहां लिख देता हूं मैं इसको अच्छे से, C बराबर न्यू लेमडा। ये तीनों में संबंध होता है। यानी C है यहां पर प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू याद रखनी है आपको, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और न्यू है जिस विकिरण की अपन बात कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति। और लेमडा है उस विकिरण का, उस तरंग का तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। तीनों में यह संबंध होता है। अच्छा, इसको देखने से एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी चाहिए वो क्या है बच्चों, अब विकिरण चाहे कोई भी हो, जब वो निर्वात में गति कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों का गुणनफल C के बराबर आएगा। यही तो मतलब है इसका। और C की जो वैल्यू है वो फिक्स है। C की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर 8। इसका मतलब यह हो गया कि अगर विकिरण की मान लीजिए फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अगर दूसरी विकिरण की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसका वेवलेंथ कम होगा, तभी तो दोनों का गुणनफल उतना का उतना रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ गिरेगा, या उल्टा कह सकते हैं वेवलेंथ यदि बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी उसकी गिरेगी, तभी तो दोनों का गुणनफल 3 गुणा 10 की पावर 8 के बराबर सदैव रहता है। ये जो रिलेशन है, जो प्रकाश का वेग, विकिरण की आवृत्ति और उसके तरंग दैर्घ्य के मध्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी कंसेप्ट और देखते हैं, वो क्या है, तरंग से संबंधित एक और जो भौतिक गुण है इनका, वो है बच्चों तरंग संख्या, वेव नंबर। तरंग संख्या, वेव नंबर, और इसका सिंबल होता है न्यू बार, न्यू का चिन्ह लगा के ऊपर बार, न्यू बार। ये तरंग संख्या है। मतलब क्या है तरंग संख्या का, एक इकाई लंबाई में तरंग दैर्घ्य की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। इकाई लंबाई, जैसे प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर, इकाई लंबाई में तरंग दैर्घ्य की कितनी संख्या है उसको कहा जाता है तरंग संख्या, न्यू बार। अब तरंग संख्या है, इसका मात्रक तरंग दैर्घ्य के मात्रक का व्युत्क्रम हो जाएगा। और मात्रक का ही नहीं, इसका खुद का जो जब भी कहीं कैलकुलेट इसको करना होगा तरंग संख्या को, तो हमें हमेशा बच्चों ध्यान रखना, नोट कर लेना आप, न्यू बार बराबर 1/λ, क्योंकि इकाई लंबाई में तरंग दैर्घ्य की संख्या ही तो है ये।
तो ये संबंध होता है इन दोनों के बीच में। विकिरण का जो वेवलेंथ है तरंग दैर्घ्य उसके और तरंग संख्या न्यू बार, इन दोनों के मध्य यह संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो व्युत्क्रम होते हैं तो लैम्डा का बच्चों आपको पता ही है, इसकी यूनिट होती है मीटर। लैम्डा की तरंग दैर्घ्य की, तो न्यू बार की क्या हो गई? मीटर इनवर्स। तो इसका मात्रक मीटर इनवर्स होता है। और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भी मोस्टली क्या होता है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, मीटर उनके लिए बहुत बड़ी यूनिट है, तो वो काम में नहीं लेकर छोटी यूनिट है वो काम में अपन लेते हैं। क्लियर है बात? अब इनके ऊपर, इस संबंध के ऊपर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले बच्चों मैं ये चाहूंगा कि एक बार ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसको अपन देख लें कि ये जो स्पेक्ट्रम है उसको जो आपको तैयार करना है, जो बहुत अच्छे से जिसको आपको देखना है, वो कौन सा स्पेक्ट्रम है, किस स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये थोड़ा सा पहले 2 मिनट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम में बच्चों ये पूरी की पूरी विकिरण है। अपन ने कहा था ना कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है उनके कई प्रकार होते हैं। ये सारे प्रकार यहां पर शो किए गए और ये सारे प्रकार मिलकर ही क्या बनाते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये देखिए ऊपर तो इनकी दी हुई है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी न्यू यहां पर लिखा हुआ ना न्यू, और कोष्टक में लिखा है HZ, मतलब ये जो न्यू दे रखी है ऊपर ये हर्ट्ज में दी हुई है। और नीचे देखिए बच्चों, नीचे इनकी दी हुई है वेवलेंथ लैम्डा, और कोष्टक में लिखा है मीटर, यानी ये जो जितने भी वैल्यू यहां पर दी हुई है वो सब किस में है? मीटर में है। तो ऊपर इनकी फ्रीक्वेंसी है, सॉरी हाँ फ्रीक्वेंसी है ऊपर, और नीचे इनकी वेवलेंथ दी हुई है। ये क्रम जो है ये अपने को याद रखना है बच्चों। यहां क्रम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। तो क्रम बच्चों क्या है इनका देखते हैं। देखिए, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है ये, और आवृत्ति के घटते क्रम में है। वो डिस्कस कर चुके थे पहले अपन कि C बराबर न्यू लैम्डा। ऊपर देखिए मान, जैसे गामा सबसे पहले है गामा विकिरण, उसके बाद एक्स, उसके बाद यूवी, यूवी का मतलब पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद ये पतला सा जो छोटा सा क्षेत्र बच्चों आप देख रहे हैं वो क्षेत्र बोलो कौन सा है? दृश्य स्पेक्ट्रम। बात की थी ना मैंने, जिसको हमारी आंखें देख सकती हैं, दृश्य। और उसके बाद है IR, IR का मतलब अवरक्त, अवरक्त इंफ्रारेड। और उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे जिसमें दोनों प्रकार की FM और AM, और इसके बाद ये लंबी रेडियो तरंगे। ये देखिए बच्चों, अब यहां पर अपन बात कर रहे थे कि ये देखिए फ्रीक्वेंसी आप ऊपर देखेंगे तो मान लगातार कम हो रहे हैं, यानी ये जो स्पेक्ट्रम दिखाया गया यहां पर वो आवृत्ति के घटते क्रम में है, तो वो तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। एक जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो वेवलेंथ का मान बढ़ेगा। उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि दोनों का गुणनफल है, उसकी वैल्यू है वो फिक्स है, और वो कितनी है? 3 × 10⁸। क्लियर है बात? तो ये क्रम बच्चों दिमाग में अपने को रखना है, याद रखना है आपको कि विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसमें विभिन्न विकिरणों का क्रम ये है। कौन 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 सा क्रम है? गामा विकिरण, फिर एक्स विकिरण, उसके बाद परावैंगनी, उसके बाद दृश्य स्पेक्ट्रम, फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। ये क्रम है। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब ये जो दृश्य स्पेक्ट्रम है इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से इसको देखो दिखाया गया है कि ये जो बीच में छोटा सा क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र है, विजिबल लाइट जो है, तो उसको यदि हम देखें तो ये 400 से लेकर बच्चों 750 नैनोमीटर वेवलेंथ की होती है। 400 नैनोमीटर से लेकर, मैं इसको पूरा लिखूं, दृश्य
जो विकिरण है वो कहां से कहां तक होती है, दृश्य क्षेत्र कहां से कहां तक होता है, तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आप जानते ही हैं, 10 की पावर -9 के लिए प्रीफिक्स आता है नैनो। ये बात हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों दोबारा से फटाफट समराइज कर लें इस बात को कि जो त्वरित आवेशित कण होते हैं उनसे विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार की होती हैं। इनमें किस दो बातों का अंतर होता है, उनकी आवृत्ति अलग अलग होती है, उनकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। इन सभी विकिरणों को यदि हम एक साथ व्यवस्थित कर दें, सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों को यदि हम एक साथ व्यवस्थित कर दें तो उसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ये देखिए आपके सामने है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम में ये जो विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो आवृत्ति के घटते क्रम में और तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई है। क्लियर है बात? तो इस स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से अपने को टिप्स पे लेना है कि क्या क्रम होता है, फ्रीक्वेंसी कहां से स्टार्ट हो रही है, वेवलेंथ के मान उनके कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सा क्षेत्र किसके बाद आता है, ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब स्पेक्ट्रम के बाद और अब देखते हैं C बराबर न्यू लैम्डा पर आधारित न्यूमेरिकल्स। किसके ऊपर आधारित? C बराबर न्यू लैम्डा, इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स। ये देखिए बच्चों पहला एग्जांपल, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन 1368 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की वेवलेंथ लैम्डा ज्ञात कीजिए। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए अब इसमें अपने को बच्चों क्या दी हुई है, अपने को आवृत्ति फ्रीक्वेंसी न्यू का मान दे दिया और वो मान दिया है 1368 किलो हर्ट्ज। 1368 किलो हर्ट्ज इसमें अपने को मान दिया है और 1368 किलो हर्ट्ज का मान यदि दिया, किलो प्रीफिक्स आप समझते हैं, हमें तो हर्ट्ज में लेना, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी किसी भी यूनिट में दिया हुआ है तो किलो को हटाएंगे तो 10 की पावर कितनी लग जाएगी? 3। तो ये हो गया 1368 गुणा 10 की पावर 3 हर्ट्ज। न्यू का मान हो गया। लैम्डा का मान हमें निकालना है, लैम्डा हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं C बराबर न्यू लैम्डा, C की वैल्यू हमें पता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो बच्चों हमने लगा दिया C बराबर न्यू लैम्डा, हमें निकालना लैम्डा, तो लैम्डा को इधर ले लिया हमने, तो लैम्डा निकालेंगे तो न्यू का भाग लग जाएगा C में, तो लैम्डा बराबर C अपॉन न्यू, प्रकाश का वेग बटा आवृत्ति। तो वैल्यू रख ली, प्रकाश के वेग की वैल्यू रख ली 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड और नीचे ये वैल्यू रख दी 1368 किलो हर्ट्ज में है, हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया 1368 गुणा 10 की पावर 3 हर्ट्ज या प्रति सेकंड, एक ही बात है, डिस्कस कर चुके हैं। और इसको कैलकुलेट कर लिया तो बच्चों आ गया 219.3 मीटर, 219.3 मीटर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का बच्चों कि वेवलेंथ निकालो, तो C बराबर न्यू लैम्डा में सीधा रखा और निकाल ली हमने वैल्यू। अब इसका जो दूसरा पार्ट है कि ये स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित है। हमने अभी पढ़ा था गामा विकिरण, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, रेडियो, सारे के सारे क्षेत्र, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें ये पता होगा कि स्पेक्ट्रम में अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनकी तरंगदैर्घ्य की परास क्या है, उससे हमें पता लगेगा। जैसे इसमें तरंगदैर्घ्य है 219.3 मीटर, तो उस स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे तो ये 219.3 मीटर वाली जो रेंज है वो किससे संबंधित है? रेडियो तरंग से संबंधित है। तो हमने कह दिया ये रेडियो तरंग की अभिलाक्षणिक तरंगदैर्घ्य है।
चलिए बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ जाते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ये है क्या है इसमें, देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य का परास रेंज, दृश्य स्पेक्ट्रम की रेंज बताई है, बैंगनी से लाल तक है। इन तरंगदैर्घ्यों की आवृत्तियां हर्ट्ज में प्रकट कीजिए। जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, जो सूर्य का प्रकाश है या जो दृश्य प्रकाश है बच्चों, दृश्य प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। छोटी क्लासों में 9, 10th में खूब पढ़ा है आपने, और उनका क्रम भी बच्चों आपका पढ़ा हुआ है। एक फेमस सा वर्ड है उसके लिए, वो कौन सा है, विबग्योर। कौन सा है, विबग्योर। ये 7 रंग का क्रम होता है उसमें, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाली जो तरंगे हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, लाल रंग से, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली होती हैं वोयलेट से। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर, वोयलेट से लेकर रेड तक, उस जो पूरी जो रेंज है उसमें बैंगनी जिसकी लैम्डा दी हुई है 400 नैनोमीटर, वहां से लेकर लाल जिसकी लैम्डा होती है 750 नैनोमीटर। लैम्डा तो अगले ने दे दी है क्वेश्चन में, इनकी लैम्डा की, बैंगनी रंग की ये है लैम्डा, लाल रंग की ये है, और इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं, वही C बराबर न्यू लैम्डा। लैम्डा दे रखा है, न्यू हमसे पूछा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहले बैंगनी प्रकाश की निकाली, तो बैंगनी प्रकाश की न्यू निकालनी है बच्चों, तो C तो चाहे बैंगनी हो, लाल प्रकाश हो, प्रकाश का वेग है उसकी वैल्यू तो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ये वैल्यू रख ली C की। और लैम्डा अगले ने दे रखा है 400 नैनोमीटर, और बताया था आपको ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, 400 नैनोमीटर है उसको मीटर में बदलेंगे तो नैनो प्रीफिक्स आता है, कितनी घात के लिए आता है, 10⁻⁹। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 400 × 10⁻⁹ मीटर। ये देखिए 400 × 10⁻⁹ मीटर निकाल ली हर्ट्ज में, कोई दिक्कत है। ठीक ऐसे ही जो लाल रंग का प्रकाश है सेम वो इसके लिए हो जाएगा। अब की बार लैम्डा जो इसकी दे रखी है 750 वो रख दी, तो 750 और नैनो की जगह 10⁻⁹, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बिल्कुल एक सरल सा क्वेश्चन था जिसमें दो जो तरंगे हैं एक साथ, दोनों तरंगों की हमें वेवलेंथ लैम्डा दे दी और दोनों की हमसे न्यू यानी फ्रीक्वेंसी निकलवा ली। तो C बराबर न्यू लैम्डा पर सीधा सीधा आधारित है, ये कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, पहले से ध्यान में होगा आपके 9, 10th में छोटी क्लासों में आ जाता है कि जो प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं, दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये हैं वो 7 रंग। इसमें रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की सबसे कम। चलिए अब बच्चों लास्ट में एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ये बच्चों एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपन। यहां पर क्या कह रहा है कि 5800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या और आवृत्ति की गणना कीजिए। थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है इसमें, ज्यादा नहीं। तो क्या दे रखा है अपने को इसने बच्चों दे दी है लैम्डा, और लैम्डा का मान दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। हम तो ऐसा ही यूनिट के हिसाब से लैम्डा उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5800 × 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर, ये नोट कर लेना कई जगह अपने काम में आएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर? चलिए तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या पूछ रहा है अगला, तरंग संख्या। आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि तरंग संख्या या जो न्यू बार होता है वो होता है 1/λ। तो यदि हम लैम्डा निकाल लें तो तरंग संख्या यानी न्यू इनवर्स आराम से आ जाएगा। और लैम्डा हमारे पास दे रखा है, अगले ने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपने को करना क्या है
इसमें वैल्यू रखनी है 1 अपॉन जो भी लेमडा की वैल्यू रखनी है 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू रख दी तो न्यू बार तरंग संख्या अपने आप ही आ गया। इसमें तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए अब यहां पर जो दूसरा पार्ट है इसका बच्चों वो फ्रीक्वेंसी निकालने वाला तो करते आ रहे हैं 2 एग्जांपल, वही सेम बात यहां पर है C बराबर न्यू लेमडा। लेमडा अगले ने दे रखा है अपने को 5800 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर और इसकी न्यू हमें निकालनी है। C की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आवृत्ति की गणना करेंगे तो अपन कहेंगे न्यू बराबर C अपॉन लेमडा। C की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8, लेमडा की वैल्यू 5800 गुणा 10 की पावर माइनस 10। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट था वो तो सिंपल है, उसमें केवल ये थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि वो देखना चाहता है कि अपने दिमाग में ये बात क्लियर है या नहीं है कि तरंग संख्या न्यू बार क्या होती है। तो अगर हमें ये पता है कि तरंग संख्या है वो तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा का उल्टा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तुरंत हमने लिख दिया न्यू बराबर 1 अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू दे रखी है, न्यू बार आ गया। और जो सेकंड पार्ट है वो सीधा C बराबर न्यू लेमडा पर आधारित है। तो ये बच्चों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है C बराबर न्यू लेमडा, उसके ऊपर आधारित 2-3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हमने देखे। तो टेक्स्ट बुक के जो लास्ट में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं C बराबर न्यू लेमडा पर जो आधारित हैं उनको भी आप सोल्व करें और इस कंसेप्ट को समझने के बाद उन क्वेश्चंस को आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। पढ़ते रहें, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।